हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे हैं कि 18th लोकसभा की इलेक्शंस के बाद इस सरकार का सबसे पहला बजट आज श्रीमती निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में ये सवाल उठा है कि किस तरीके से हम अपने देश की दो बहुत ही बड़ी इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। The two issues or the two problems that I'm talking about is one, income inequality, and the second one is unemployment. तो ये जो एडिटोरियल है ये महज एक ऑथर का ओपिनियन है कि उनके हिसाब से किस तरीके से ना ही हम ये इनकम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जैसे मेनेस के साथ भी हम जूझ सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, I'd like to first talk about our Shakti batch, which is a combination of GS Foundation as well as advanced course at a very nominal rate, जहां पे ना ही आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स की मेंटोरशिप मिलेगी, बट आपको यूपीएससी ओरिएंटेड नोट्स, यूपीएससी ओरिएंटेड टेस्ट भी साथ में मिलेंगे एट वेरी नॉमिनल रेट्स। तो अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि ये सबसे बढ़िया कोर्स है जो आपको आपके सपने तक और पास लेके जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स ऑन आवर बैच यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर। द बैच विल स्टार्ट फ्रॉम द 29th of July 2024। चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे देश में हम देख रहे हैं आगे पीछे, कि यस ऐसा भी नहीं है कि सबको नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग। सो इस चीज को किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दैट। एंड आफ्टर द वीडियो I'd like all of you to come and give us suggestions through which we can fight the menace of income inequality as well as unemployment. So let's start talking about how we can do this. So सबसे पहली बात तो हमें पता है कि हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास जो एक शक्ति है वो और किसी भी कंट्री के पास नहीं है, इज दैट हमारी पॉपुलेशन मोस्टली यंग पॉपुलेशन है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इस टर्म का मतलब ये होता है द वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। हम किस तरीके से इस प्रेशियस एसेट को यूटिलाइज करें ताकि ऐसे टाइप के मेनेसेस हमारे देश में से निकल जाएं। तो यहाँ पे जो सजेशन दिया गया है इज दैट हमें कहीं ना कहीं एक नया टाइप का टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पर ये इतना भी नया नहीं है। इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे देश में एक वेल्थ टैक्स होता था जो इन द ईयर 2016 बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जब उन्होंने अपना बजट पेश किया था, he had abolished that wealth tax. But even before we start talking about this particular idea, हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में क्या अंतर है। सो इनकम टैक्स बहुत ही सिंपल सी बात, मैं एज ए सैलरीड एम्प्लॉई कितना पैसा कमा रही हूं उसके ऊपर मैं सरकार को टैक्स देती हूँ, या फिर अगर मैं कोई प्रोफेशन कोई बिजनेस कर रही हूं उसमें कोई पैसा कमा रही हूं तो उसके ऊपर जो टैक्स जाता है उसको सिंपल भाषा में इनकम टैक्स बोला जाता है। अच्छा, फिर वेल्थ टैक्स में क्या क्या आ जाएगा? डिफरेंट एसेट्स दैट आई ओन, मे बी आई ओन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, मे बी आई ओन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मे बी आई ओन अ लॉट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गहने वगैरह, जिसको साथ में मिला के हम जो टर्म यूज करते हैं वो है वेल्थ। सो अब ये वेल्थ टैक्स किस तरीके से हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देश की है वो कैसे सॉल्व करेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वैसे हमें आगे पीछे हर जगह दिख रही है,
कि जब हमारे घर की शादी होती है तो हम कितना पैसा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा भी पैसा लगा पाते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, वो उतना पैसा कमा भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, एक देश के जो सबसे रिच लोग होते हैं उनके ऊपर अगर हम ज्यादा टैक्सेस लगा सकें, अगर हमारा टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स बन के आए जो गरीब से कम और अमीर से ज्यादा ले, तो कहीं ना कहीं सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी कम हो सकता है, सरकार को इतना लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हम उसी पैसे को यूटिलाइज करके अपने देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो बोल्ड स्टेप्स हैव टू बी टेकन. We just have to rethink our development model. We cannot just rely upon a few, let's say 1% of our population to ensure that our entire country develops. We have to also focus upon the other 99% of the population and ensure that they get adequate opportunities, ताकि वो भी अपने देश को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे जब वो खुद आगे बढ़ेंगे, राइट? और सबसे बड़ी चीज जो हम आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देख रहे हैं, जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जब बारिश होती है तो बाढ़ आने की टाइप की बारिश आ जाती है, और जब सर्दी होती है तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, मैं उसी प्रॉब्लम की बात कर रही हूं जहां जो आप, मैं, हम सारे के सारे अपने घर पे बैठ के रोज बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि हमारी जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम हो सके? ऑब्वियसली उसका करने का तरीका एक ही है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ज्यादा इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट इज द ऑपरेटिव वर्ड, एंड टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगेन मनी इज रिक्वायर्ड. अब एक तरीके से या फिर हम बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाए सरकार के ऊपर और उनको बोले भाई आप भर भर के लोन लीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. That is also not very conducive for the development of a country, isn't it? And so hence, the second thing is the wealthy people of our country. So this particular article has presented what needs to be done to solve this problem. Let's start off with first discussing the dramatic change or the dramatic gap between the rich and the poor in our country. So on the right hand side इस चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन की, मतलब कि किसी ऐसे देश की बात हो रही है जो कि डेवलप्ड कंट्री से आ रहे हैं. फर्ज करो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यहाँ पे ये बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो हर एक सिटीजन है जो एक डेवलप्ड कंट्री से आ रहे हैं, वहां पे कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हो रही है. और ये तो हमने अपनी इकोनॉमी की क्लास में भी पढ़ा है कि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता ही बढ़ता है. क्योंकि एक बेसिक का कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ा है, which basically says that अगर एक देश को डेवलप होना है तो उसको प्राइमरी सेक्टर से फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना पड़ेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर से फिर सर्विसेज सेक्टर में जाना पड़ेगा. हमारी एकमात्र कंट्री है जिसने एक लंबी छलांग ले ली है. From the primary sector, we have leapfrogged into the services sector, and our industrial base is still a little questionable, isn't it? But usually ऐसा ही होता है. और आपको और मुझे, हम सबको पता है कि जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा होता है. जिससे हम एक कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं कि जो देश सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, वही देश ने सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी किया है. ये सिर्फ आप और मैं नहीं सोच रहे, ये अर्थ समिट से लेके रियो कॉन्फ्रेंस से लेके हर इंटरनेशनल बॉडी ने ये सेम चीज ही कही है. कहीं ना कहीं इसी वजह से लॉस एंड डैमेजेस फंड टाइप की एक चीज भी आई है, जहां पे कहा गया है कि गलती अमीर करता है लेकिन इंपैक्ट गरीब पे पड़ता है. एंड सो इन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर.
अब अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ब्लू रंग में ये इंडियन एलीट इंसान है, बहुत अमीर इंडियन, और ये हम कॉमन इंडियंस के बारे में बात हो रही है। ऐसा कहा गया है कि शुरुआत तो इस एलीट इंडियन, एक अमीर इंडियन ने नीचे से ही करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पैसा कमाते कमाते, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनाते बनाते, ये एक एलीट पर्सन, इंडियन पर्सन, उतनी ही कार्बन एमिशंस कर रहा है जितना एक अमीर देश का इंसान। लेकिन जो गरीब है, गरीब भी नहीं, जो एवरेज 99% ऑफ आवर पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली, वो इतनी कार्बन एमिशंस नहीं कर रहे। सो इस चीज को एक प्रेमिस रख के इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पेश की है कि क्यों ना हम इन एलीट लोगों को बोलें कि आप दें पैसा, क्योंकि आप पैसा कमा भी रहे हैं, चलो आप इनकम टैक्स तो दे ही रहे हैं, अब आप वेल्थ टैक्स भी दे सकते हैं, और ये वेल्थ टैक्स हम यूज करेंगे टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, so that we tackle the problem not only of climate change, but the minute we make those renewable sources, हम employment generation भी साथ ही साथ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सबको पता है कि सोलर पैनल्स लगाना अपने घर में एक बहुत बढ़िया चीज है, उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 0 हो जाएगा। ये जानने के बावजूद मेरे घर पे तो मैंने नहीं लगाया, आपका मुझे पता नहीं। और ये मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है यार ये जो वन टाइम कॉस्ट है ना सोलर पैनल्स लगाने का, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये मुझे पता है कि मेरा बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आना, मैंने फिर भी ये नहीं किया क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अब यही वन टाइम इन्वेस्टमेंट सरकार कहती हम करेंगे, सरकार के साथ ही साथ अगर ये वेल्दी इंडिविजुअल्स भी इसी के साथ आ जाए तो हर एक घर में ये सोलर पैनल आ सकता है, जिससे हमारे खर्चे कम हो सकते हैं, वो सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, और साथ ही साथ हमारी क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ दिस पर्टिकुलर चार्ट, ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है कि कौन सी चीजों में कार्बन एमिशन ज्यादा होती है। तो थिंग्स सच एज इंडस्ट्रियल गुड्स, ये तो हमने बात की ही है क्योंकि ये तो हमें पता ही है, ये कॉमन नॉलेज है। ये जो एलीट हैं हमारे देश के, जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करना भी चाहिए, पर साथ ही साथ कार्बन एमिशंस भी सबसे ज्यादा इन्होंने ही की है। जैसे कि आई डोंट नो वेदर यू रेड अबाउट इट, बट देयर इज अ सर्टेन सेलिब्रिटी कॉल्ड टेलर स्विफ्ट, बाहर की बात कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा बोलती हैं कि मैं एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूं, शायद है भी, पर साथ ही साथ फिर उसके साथ एक रिपोर्ट आई थी कि एक साल में वो कितनी बार प्लेन में बैठ के इधर से उधर जाती है, उसमें भी तो कार्बन एमिशंस होती है, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस चार्ट इज ट्राइंग टू से, दैट इट इज क्लियर दैट द राइजिंग कार्बन एमिशंस are mostly by the Indian elite, and so the responsibility to ensure that it is not detrimental to our environment, that they do something for it, is also falling upon whom? The Indian elite, right? So now, given that the rising emissions are directly related to this, इस ऑथर का ये कहना है कि क्यों ना ये सरकार एक वेल्थ टैक्स दोबारा से लगाए वेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर, और उस पैसे को यूटिलाइज करके ना ही हम देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों को जॉब्स क्रिएट करके दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम इस मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपको और मुझे दोनों को पता है कि 2070 तक हमारी सरकार ने कहा है दैट इंडिया विल डू नेट जीरो कार्बन एमिशंस। अगर नेट जीरो कार्बन एमिशंस 2070 तक करनी है तो उसकी शुरुआत आज होनी चाहिए। यस, सो इफ वी टॉक अबाउट, तो इस ऑथर ने फिर एक और एग्जांपल दिया कि जैसे 2020 में सरकार ने कहा था कि 10% ऑफ द जीडीपी, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है जो हमारे देश में बन रही है, अगर फर्ज करो वो 100 है, तो 100 में से 10 रुपया वो सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के लिए यूज करेगी,
और लोगों में बांटेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि कोविड-19 में हम नौकरियां भी नहीं कर पा रहे थे, नौकरियां छोड़ो हम अपने घर के बाहर भी नहीं जा पा रहे थे. Yes, so this is basically something that can be used as an example, that yes, we can ensure some amount of money towards the care economy of our country. Yes, so अगर हम बात करें कि क्या क्या हमारे इकोनॉमी के ब्रॉडली एक्सपेंडिचर्स हैं, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलस कंट्री. सबको घर भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, फैसिलिटीज सच एज मार्केट भी चाहिए, पब्लिक वॉशरूम्स भी चाहिए. ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सड़कें बनाना, राइट, टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज, ये एक मेजर एक्सपेंडिचर है. उसके अलावा अगर हम बात करें, ग्रीन एनर्जी विल बी an expenditure that every country is making and it is important. और हमने बाकी कंट्रीज की तरह ग्रीन वॉशिंग भी नहीं करनी. हम जब बोलते हैं ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पूरे के पूरे वर्ल्ड का एडवांटेज नहीं, साथ ही साथ हमें भी ये एडवांटेज मिलेगी. यस, हाल ही में जैसे आपने देखा होगा दैट एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि पेश किया गया है by the World Economic Forum, वहां पे हमारा रैंक फॉर दिस ईयर इज 176 आउट ऑफ 180. तो ये तो हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि काम तो करना पड़ेगा. एंड फाइनली वी हैव समथिंग कॉल्ड द केयर इकोनॉमी, wherein we have to work for the vulnerable sections of the society, because that is the foundation of our country. That is what the Indian Constitution mandates for the government, that yes, you will have to create some special privileges for the vulnerable section, and that also requires a lot of expenditure, right? So अगर हम बात करें इसकी कि टोटल जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर्स कर रहे हैं, देखिए एक सिंपल चीज जैसे सड़क बनाना, उसको बनाने के लिए भी तो लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करने के लिए भी लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा. चलो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की बात जरूर हो रही है, लेकिन आज की डेट पे जो फास्ट टैग टेक्नोलॉजी है वहां पे भी लोगों की एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रही है. अगर हम बात करें केयर इकोनॉमी की, तो आशावादी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल रही है. Every time we make a home for the vulnerable society, there are people who are getting employment from it. And finally, अगर हम green energy की बात करें, क्योंकि हमारे steps towards that green economy are a little lesser than maybe other countries, and well, at this time, rightfully so, because of the fact that we have to get our basics right first. इसी वजह से हमारी सरकार ने नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट 2050 नहीं 2070 रखा है, क्योंकि हम भी प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं. सो दिस इज हाउ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इज. नाउ एज पर कैलकुलेशंस अगर हम बात करें, a wealth tax of around 1.7% can kick off this program. Yes, it will involve the wealthy individuals to pay some money, but it is time to give back to the society. It is time to generate more employment. That will not make the wealthy individuals less wealthy, but yes, it will help the have-nots to come and get a platform wherein मुझे 2 बार सोचना ना पड़े solar panels लगवाने से पहले. Yes, so that is what the government is trying to say. और गवर्नमेंट ये भी नहीं, ये वाला जो आर्टिकल है ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा हमेशा के लिए वेल्थ टैक्स आप लगाइए. जैसे कि मैंने आपको सोलर पैनल का अभी एग्जांपल दिया, जब एक बार वो वन टाइम कॉस्ट लग गया, हाँ मेंटेनेंस अलग है, बट वन टाइम कॉस्ट जब लग गया तो उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है ना. तो इन्होंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ये वेल्थ टैक्स ले लें फ्रॉम द एलीट्स ऑफ आवर कंट्री, तो कहीं ना कहीं हम उसको बाद में जाके कम भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उतने रिसोर्सेज हमारे देश में बन चुके होंगे. सो दिस इज व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस एंटायर एडिटोरियल, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन to come and give suggestions
कि हमें क्या चाहिए इस सरकार से, इस सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सके तो कि हमारे देश की गरीबी कम हो, इनकम इनइक्वालिटी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, और साथ ही साथ वी फाइट द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. यस, सो India needs to be an example to the society, and it still is. But taking such steps might take us to our destination closer in a faster manner. Well, that is all. But before we end this particular video, I would like to tell each and every aspirant कि जिन बच्चों ने अभी शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई की, वो तो जीएस फाउंडेशन बैच में करिएगा, क्योंकि उसमें हर दिन 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लासेस होंगी, 2.5 घंटे की आपकी जीएस की क्लासेस होंगी, आपकी कांस्टेंट मेंटरशिप होगी फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स. लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं कि उनको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज मिले जो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न में क्वेश्चंस हो, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज 2025 along with mentorship program, wherein we will give you 34 prelims test and 30 mains test. In fact, अगर आप चाहें तो आप डेमो क्वेश्चंस भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं by calling on our number, and we will be very happy to provide that for you. Also very importantly, ये दोनों के दोनों मीडियम्स के थ्रू आपको मिल सकता है, थ्रू द इंग्लिश मीडियम as well as the हिंदी मीडियम, at very nominal rates. And finally, हमारे तरफ से एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जहां पे मंथली करंट अफेयर्स टू द पॉइंट जो आपने पढ़ना है वो भी हम आपको देंगे. इसके कारण आपके एंड में जाके जो आप इतनी बड़ी किताबें पढ़ते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि करंट अफेयर्स हो जाए, ये चीज आपका जो प्रेशर है और इतना ज्यादा जो आप एंड में जाके क्रैमिंग करनी शुरू करते हैं वो आपका सेव हो जाएगा. सो वी सजेस्ट that as an aspirant of UPSC, current affairs should go hand in hand rather than just focusing on prelims first and then doing current affairs in 2 months. That is not possible. And again, this is available at a very nominal rate in both mediums, English as well as Hindi. So thank you very much, and I will see you soon with a new topic. Till then, take care of yourself and kindly let us know in the comment section what do you think that the government should do to counter such problems. Thank you.